हेलो बच्चों, आई एम अखिलेश मिश्रा, आई एम फिजिक्स फैकल्टी। ये विद्या प्रकाशन के सहयोग से ये आपकी क्लासेस चल रही हैं। इसका आपको लाभ मिलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जी अंजलि जी, राधे राधे, हैप्पी क्रिसमस। चलिए, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। हेलो ललिता, गुड इवनिंग गौरव, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सब, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग उर्मिला। सनी कुमार हाय, हाय बेटा हाय। चलिए, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए, अब जब हम व्यतिकरण की बात करेंगे, जो प्रकाश के गुण हैं, एक परावर्तन है, एक अपवर्तन है, उसकी व्याख्या हाइगेंस ने अपने सिद्धांत से कर दी और प्रूव भी कर दिया। एक प्रकाश का गुण होता है व्यतिकरण। जी सबको हाय। बस बस पूजा जी, बस बिल्कुल शांत हो जाओ। डिप्लोमा क्लास नहीं होती है। चलो पढ़ लो, जो जो आता है उसे देख लो। नमस्कार सभी को, नमस्कार। बस बेटा बस बस, सबको नमस्कार, गुड इवनिंग। अब सुन ले मेरी बात। मैं आपको व्यतिकरण बताने से पहले कुछ बात, ललिता जी ये पर्सनल बात बाद में कराना बेटा, ध्यान दो इधर। देखिए, अब बिल्कुल मैसेज बंद कर देना, बिल्कुल मैसेज बंद कर देना, केवल अब मेरी बात सुनना। जब मैं पूछूं समझ में आया तब रिप्लाई करना आप। सबको गुड इवनिंग बेटा, सबको गुड इवनिंग। देखिए, कल मैंने बताया था वेव के बारे में, तरंग के बारे में। तरंग क्या है? बेसिकली ऊर्जा है। ऊर्जा का जो संचरण है, जो विक्षोभ का आगे बढ़ना है, वही तरंग गति है। एक कण को, खुश रहो भाई साहब, खुश रहो। अंकित भाई बस, बहुत खुश रहो। अब समझो मेरी बात। एक वेव जा रही है, एक वेव जा रही है। देखिए, चीजों को समझने की कोशिश करना, तभी लिंक कर पाएंगे आप। ये कोई कण है, ये अकेला कण सरल आवर्त गति कर रहा है, मतलब अपनी साम्य स्थिति से ऊपर जा रहा है, फिर यहां आ रहा है, फिर यहां जा रहा है, फिर यहां आ रहा है। जो इसकी गति है वो सरल आवर्त गति है, और उसके लिए कंडीशन है कि जो कण ऊपर जा रहा है तो उस पर एक इधर बल कार्य कर रहा है, और ये बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती है, और उसकी दिशा विस्थापन के विपरीत है। यह आपकी सरल आवर्त गति है। या कोई कण यहां से साम्य स्थिति इधर गया, फिर यहां आया, फिर यहां गया, फिर यहां आया, साम्य स्थिति के इधर उधर गति कर रहा है। वो गति कैसी है? सरल आवर्त गति है। और इस सरल आवर्त गति का समीकरण क्या होता है? y = a sin ωt। कह सकते हैं प्लस फाई। फाई क्या है? आदि कोण या कला कोण, प्रारंभिक कोण। यदि गति यहां से प्रारंभ कर रहा है तो फाई 0, यहां से प्रारंभ कर रहा है तो फाई 90, यहां से प्रारंभ करके नीचे जा रहा है तो 180, यहां से प्रारंभ कर रहा है 270, 360। तो जो कण सरल आवर्त गति करता है, जो उसका इक्वेशन है वो y = a sin ωt प्लस फाई है, जहां a कण का आयाम है, ये कण का आयाम है। अधिकतम विस्थापन ये प्लस है, ये माइनस है।
नहीं, ब्राउनियन अलग चीज है बेटा। बड़ी ध्यान समझने की बात करना, चलिए लिंक करेंगे आप लास्ट तक आते आते। कण का साम्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन तक जाना, फिर यहां आना, फिर यहां जाना, फिर यहां आना, जो समय लगता है वो आवर्तकाल है। और जो कोणीय आवृत्ति होती है उसका सूत्र होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। 1 अपॉन टी आवृत्ति होता है एन, तो ओमेगा होता है 2 पाई एन। ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, ए आयाम है। देखिए होता क्या है बेसिकली, ये अकेला कण है, गति कर रहा है, इसका समीकरण ये आ गया। यदि बहुत सारे कण हैं, ऐसे कण हैं, ये भी कण है, 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 कल बताया था जुड़े हुए हैं आपस में किसी रस्सी से। प्रणाम पुष्पराज, गुड इवनिंग कासिब अलवी। अब कोई मैसेज नहीं, केवल ध्यान देना। तो देखिए ये कण गति कर रहा है, सरलावत गति। जब ये डिस्टर्ब होगा ये भी कण गति करेगा। सारे कण गति कर रहे हैं, सारे कण गति कर रहे हैं। ऊर्जा और संवेग का संचरण हो रहा है। ये समतल प्रगामी तरंग है, हर कण गति कर रहा है। ये कैसी है? समतल प्रगामी तरंग है। आप प्रणाम उर्मिला जी, अब ध्यान दो। देखिए ये कण गति कर रहा है, कुछ टाइम बाद ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। सपोज यहां से x दूरी पर कोई कण है, तरंग ऐसे जा रही है, तरंग ऐसे जा रही है। जो तरंग का वेग है वो v है, वो फिक्स्ड है। तरंग को यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी x और तरंग की चाल क्या? v। नमस्कार हरि कश्यप जी। जो पूरा लेक्चर सुनेंगे ना वही व्यतिकरण को समझ पाएंगे, वही विवर्तन को समझ पाएंगे। जब अकेला कण गति कर रहा है, समीकरण इसका यह है। अब बहुत सारे कण जुड़े हुए हैं, जब तरंग यहां पहुंचेगी तो यह कण भी गति करेगा, और इसका किसी क्षण विस्थापन ये y है, उसका समीकरण निकालना है। तो इसका विस्थापन वही होगा किसी टाइम पर जो इससे x अपॉन v पहले किसका था? कण एक का था। भाई ये कण भी ऐसी गति कर रहा होगा, अधिकतम a तक जाएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां आएगा। इसलिए तो x अपॉन v सेकेंड बाद अपना गति प्रारंभ करिए, तो इसका समीकरण वही होगा जो इससे x अपॉन v सेकेंड पहले किसका था? कण एक का था। तो इस कण के लिए जो किसी टाइम t पर विस्थापन का समीकरण है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t होता है। तो t के स्थान पर क्या लेंगे? t माइनस एक्स अपॉन वी। मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा, चीजों को विजुलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि शायद आपने 11th में कितना पढ़ा है मुझे पता नहीं। ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स अपॉन वी, और ओमेगा अपॉन वी क्या होता है बच्चों? के। के होती है कोणीय तरंग संख्या। कोणीय तरंग संख्या। तो ओमेगा अपॉन वी के हो गया, मेरा सिंपल इक्वेशन आ गया y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और एक समीकरण क्या था मेरा सिंपल, इस कण के लिए सिंपल ले लो, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ये सारे कण भी सरल आवत गति कर रहे हैं। ये कोई कण अपने स्थान पर है, वहीं गति कर रहा है, समीकरण उसका ये है। तरंग आगे बढ़ रही है और तरंग जहां से प्रारंभ करी है
बेटा तरंग संख्या नहीं है, तरंग संख्या 1/λ होती है। ये निकल के आएगा 2π/λ। मैं लिखा रहा हूं कौन तरंग संख्या है ये। तरंग जा रही है, वेव जा रही है, और जहां से प्रारंभ किया है x दूरी पर कोई कण है वो भी आवर्त गति करेगा। तो जो x दूरी पर कण है उसका किसी टाइम t पर विस्थापन y = a sin ωt - kx। इतनी बात समझ में आई आपको? तो मैं दो ही बातें बता रहा हूं आपको। किसी कण के लिए विस्थापन का समीकरण y = a sin ωt, और तरंग आगे जा रही है y = a sin ωt - kx, x दूरी पर। अकेली, मैं वेव बोलूंगा तरंग को, अकेली वेव जा रही है, माध्यम के कण कंपन कर रहे हैं और माध्यम कणों का विस्थापन हो रहा है। समीकरण आपको दिया गया है। दो वेव जा रही हैं, दो वेव जा रही हैं, ऊर्जा दो जा रही है। दो वेव जा रही हैं, माध्यम के कणों को विस्थापित कर रही हैं। तो माध्यम के कण का किसी क्षण जो विस्थापन होगा वो इन दोनों वेव के अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा। y = y1 + y2। यदि दो वेव समान आवृत्ति की जा रही हैं, दोनों की आवृत्ति समान है। देखिए, यदि समान कला में मिलेंगी तो इसका मतलब क्या है? एक ने विस्थापन ऐसे दिया कण को, एक ने ऐसे दिया। तो समान कला का मतलब है दोनों का विस्थापन कितना हो गया? y1 + y2। दो वेव कहीं मिली विपरीत कला में, एक ने विस्थापित किया y1, एक ने किया नीचे y2, तो नेट क्या रह गया? y1 + y2। दो वेव जा रही हैं, समान आवृत्ति की जा रही हैं, कहीं मिलेंगी समान कला में, कहीं मिलेंगी विपरीत कला में। जहां मिलेंगी समान कला में वहां माध्यम में कण का विस्थापन क्या होगा? अधिकतम होगा। एक ने y1 किया, एक ने y2 किया, कुल कितना आ गया? y1 + y2। और जहां मिलेंगी विपरीत कला में, तो एक ने y1 किया, एक ने y2 नीचे किया, कुल विस्थापन कितना हो गया माध्यम में कण का? y1 - y2। ध्यान रखना, दोनों वेव समान आवृत्ति की हैं, और यदि इस बिंदु पर समान कला में मिलेंगी तो हमेशा यहां पर समान कला में ही मिलेंगी। यहां विपरीत कला में मिलेंगी तो जितनी वेव तो आती रहती है स्रोत से, मैं बोल रहा हूं वेव तो जा रही है, ये साउंड वेव से तो वेव आ रही है। यदि यहां पर इस बिंदु पर समान कला में मिली है तो हमेशा समान कला में ही मिलेंगी, और यहां विपरीत कला में मिली है तो हमेशा विपरीत कला में ही मिलेंगी। क्यों? क्योंकि दोनों वेव की जो आवृत्ति है वो समान है। बात समझ में आती है? फिर समझें, यदि दो समान आवृत्ति की वेव किसी माध्यम में आगे संचित होती है तो माध्यम के किन्हीं स्थानों पर वो समान कलाएं मिलती है, कहीं विपरीत कलाएं मिलती हैं। जहां समान कलाएं मिलती हैं वहां माध्यम के कण का विस्थापन अधिकतम, जहां विपरीत कला में मिलती हैं वहां माध्यम के कण का विस्थापन न्यूनतम। और जो ऊर्जा होती है वो परिणामी आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। आई क्या है? तीव्रता। तीव्रता क्या होती है? किसी माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड जो ऊर्जा संचरित होती है, माध्यम के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड जो ऊर्जा संचरित होती है वो क्या है? तीव्रता। तो जहां मिलेंगे समान कला में, एक ने विस्थापित किया y1, एक ने विस्थापित किया y2, एक ही दिशा में, नेट क्या आ गया? y1 + y2। विस्थापन अधिकतम तो आयाम भी क्या होगा? अधिकतम होगा। एक ने विस्थापित किया y1, एक ने विस्थापित किया y2, नेट क्या आ गया? y1 - y2। तो जहां नेट विस्थापन अधिकतम वहां आयाम अधिकतम, वहां तीव्रता अधिकतम। और जहां विस्थापन न्यूनतम वहां परिणामी आयाम न्यूनतम, वहां तीव्रता न्यूनतम। बेटा, जो बच्चे पुराने बहुत लंबे टाइम से इस क्लास में आ रहे हैं उन्हें
इस क्लास का रिवाज का पता है। जो बच्चे नए आते हैं वो अपने मैसेजिंग स्टार्ट कर देते हैं, चैटिंग स्टार्ट कर देते हैं। आप लोगों का काम केवल मुझे सुनने के लिए आप आए हैं। यदि आपको रियली पढ़ना है तो आप केवल अपनी चैटिंग को बंद करके केवल मेरी बात सुने। आप चैटिंग करते हैं, मुझे डिस्टर्ब करते हैं, जो और बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। एक बार आपने गुड इवनिंग कर ली, उसके बाद में बाकी कौन किससे क्या करना है, वो कह रहा है आशु बोलो, संत क्या हो, बंद कर दो बेटा, इसे बंद कर दो, कंप्लीटली बंद कर दो। हमारी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होती है आपका ये लिखने से, और आप कायदे की बात लिखेंगे तो कुछ आपको फायदा ही मिलेगा। कोई मैसेज नहीं करेगा। जो बात जहां मैं लेकर जा रहा हूं, आपको इस बात को समझने की बहुत जरूरत है आपको, वरना आपको पता नहीं लगा व्यतिकरण होता क्या है। फिर समझें, जब समान आवृत्ति की दो तरंगें किसी माध्यम में संचरित होती हैं, आई लव माई इंडिया, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, मुझे भी इंडिया से प्यार है, आपको भी प्यार है। यहां लिखना छोड़ दो बेटा, यहां लिखना छोड़ दो। मैं जब लास्ट में टाइम दूंगा ना, तब आप खूब आराम से बोलना, सारी बात दिल की बात करेंगे आपकी भी। प्लस सुन लें आप, जब समान आवृत्ति की दो तरंगें किसी माध्यम में संचरित होती हैं तो किन्हीं स्थानों पर मिलती हैं वो समान कला में, किन्हीं स्थान मिलती है विपरीत कला में। जहां मिलती है समान कला में वह माध्यम के कण का विस्थापन अधिकतम, जहां मिलती है विपरीत कला में माध्यम के कण का विस्थापन न्यूनतम। अर्थात जहां मिलेंगी समान कला में वहां परिणामी आयाम अधिकतम, तीव्रता क्या अधिकतम। सर से मुन्ना कुमार को ब्लॉक कर दो, इसे ये मानेगा नहीं है। मुन्ना कुमार जी आपको ब्लॉक करा रहा हूं मैं, आपके भाग्य में नहीं है यहां पर पढ़ना। मेरी बात समझना, जब मैं 5वीं बार वही बात बोल रहा हूं, जब समान आवृत्ति की दो तरंगें किसी माध्यम में संचरित होती हैं तो किन्हीं स्थानों मिलती हैं समान कला में, कहीं मिलती है विपरीत कला में। जहां मिलती है समान कला में वह माध्यम के कण का विस्थापन अधिकतम, जहां मिलती है विपरीत कला में वह माध्यम के कण का विस्थापन न्यूनतम। जहां मिलेंगी समान कला में वहां तीव्रता अधिकतम, जहां मिलेंगी विपरीत कला में तीव्रता न्यूनतम। यही घटना क्या है? व्यतिकरण है। जहां तीव्रता अधिकतम वहां होता है संपोषी व्यतिकरण, जहां होती है तीव्रता न्यूनतम वहां होता है विनाशी व्यतिकरण। घटना हो गई व्यतिकरण, लेकिन यदि दोनों तरंगें अलग अलग आवृत्ति की है, उनकी आवृत्ति समान नहीं है, तो किसी बिंदु पर कभी उसी बिंदु पर मिलेंगी समान कला में, उसी बिंदु पर कभी मिलेंगी उसी सेम बिंदु पर कभी मिलेंगी विपरीत कला में। एक ही बिंदु पर कभी तीव्रता अधिकतम होगी, कभी न्यूनतम होगी, एक ही बिंदु पर। यह क्या है? विस्पंद। यह क्या है? विस्पंद। आवृत्ति समान है तो जहां अधिकतम वहां अधिकतम रहेगी हमेशा, जहां न्यूनतम है वहां न्यूनतम रहेगी, वो व्यतिकरण है। और आवृत्ति अलग अलग है तो एक ही बिंदु पर कभी तीव्रता अधिकतम, उसी बिंदु पर कभी तीव्रता न्यूनतम। यह घटना क्या है? विस्पंद है। और तरंग जा रही है, तरंग जा रही है और माध्यम आगे रास्ता नहीं है जाने के लिए, आगे रास्ता नहीं है। तरंग जा रही है और लौट के आ रही है। जाने और आने वाली तरंगों के अध्यारोपण से जो तरंग बनती है वो अप्रगामी तरंग है। हमारा मेन जो टॉपिक है आज का व्यतिकरण है, उसी से हम चीजों को लिंक करेंगे कि दो वेव जा रही हैं समान आवृत्ति की। अब कैसा होता है व्यतिकरण वो हम डिस्कस करते हैं। व्यतिकरण में देखें, दो समान आवृत्ति की तरंगें जा रही हैं। एक का किसी क्षण विस्थापन कितना है? y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और एक का कितना है? y2 इज इक्वल टू
A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। दो वेव जा रही हैं समान आवृत्ति की, दो वेव समान आवृत्ति की जा रही हैं, दोनों का ओमेगा समान है, उनमें कलांतर है फाई का। तो परिणामी विस्थापन जो होगा सिद्धांत है अध्यारोपण का। और सिद्धांत क्या अध्यारोपण का? जब दो तरंगें किसी माध्यम में संचरित होती हैं तो किन्हीं स्थानों पर वो समान कलाएं मिलती हैं, कहीं विपरीत कलाएं मिलती हैं। तो किसी क्षण माध्यम के कण का विस्थापन उन अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात परिणामी विस्थापन y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, y1 प्लस y2। तो दो तरंगें जा रही हैं, एक का किसी क्षण पर विस्थापन टाइम t पर y1 है, एक ने किसी कण को विस्थापित किया y1, एक ने किया y2। तो परिणामी विस्थापन कितना हो गया उस कण का किसी टाइम t पर? यह परिणामी विस्थापन है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। परिणामी है A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। यह y इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन A प्लस बी। साइन A प्लस बी का फॉर्मूला होता है बेटा साइन A इंटू कॉस बी, साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी। तो साइन A प्लस बी है, यह क्या आ गया? साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी। तो y हो गया बेटा हमारा, y हो गया A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस A2 कॉस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। इनमें से साइन ओमेगा टी कॉमन लिया मैंने, तो y इज इक्वल टू A1 प्लस A2 कॉस फाइव साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन फाइव कॉस ओमेगा टी। चलिए हम मान लेते हैं कि A1 प्लस A2 कॉस फाइव को हमने मान लिया R कॉस थीटा और A2 साइन फाइव को हमने मान लिया R साइन थीटा। जहां R परिणामी आयाम है, कैपिटल R परिणामी आयाम है और थीटा कोई नियतांक है। ठीक, इसे डाल दो इक्वेशन फर्स्ट, इसे डाल दो सेकेंड, इसमें रख दूं y इज इक्वल टू, ये क्या है? R कॉस थीटा, R कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस R साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। y इज इक्वल टू R साइन A इंटू कॉस बी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यह परिणामी तरंग का समीकरण है, यह परिणामी तरंग का समीकरण है।
अब यहां पर A1 प्लस A2 कॉस फाइ इज इक्वल टू R कॉस थीटा और A2 साइन फाइ इज इक्वल टू R साइन थीटा, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया था, ये हमारा सेकंड इक्वेशन आया था। दोनों का वर्क करके जोड़ते हैं, दोनों का वर्क करके जोड़ने पर A1 प्लस A2 कॉस फाइ होल स्क्वायर प्लस A2 साइन फाइ होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या आ गया? A1 स्क्वायर A प्लस बी का होल स्क्वायर है प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइ प्लस 2A1 A2 कॉस फाइ प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइ इज इक्वल टू R स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से इन दोनों में मैंने A2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर क्या आ गया? कॉस स्क्वायर फाइ प्लस साइन स्क्वायर फाइ प्लस 2A1 A2 कॉस फाइ इज इक्वल टू R स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये भी 1 हो गया। तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइ इज इक्वल टू R स्क्वायर। दिलशाद, तुमको भी मुन्ना के पास जाना है क्या? दिलशाद अहमद, भेजें आपको मुन्ना के पास, दोनों बात करना आराम से। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? R स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइ, या परिणामी आयाम हो गया आपका A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइ। यह परिणामी तरंग का आयाम है। मेरी बात समझना, दो तरंगें जा रही हैं, जरा इनको बुला देना एक मिनट भाई साहब, इनको बुला लेना जरा। दो तरंगें जा रही हैं, समान आवृत्ति की जा रही हैं, कहीं किसी स्थान में मिल रही है समान कला में, कहीं मिल रही है विपरीत कला में। जहां मिल रही है समान कला में वहां माध्यम के कण का परिणामी विस्थापन अधिकतम, यह परिणामी विस्थापन है, और जहां मिल रही है विपरीत कला में वहां माध्यम के कण का परिणामी विस्थापन न्यूनतम। और बताया था तीव्रता क्या होती है? आयाम के वर्ग के अनुपाती। तो जहां आयाम अधिकतम वहां तीव्रता अधिकतम, जहां आयाम न्यूनतम वहां तीव्रता न्यूनतम। और घटना क्या है? व्यतिकरण। सर यह भी नहीं मानना लड़का दिलशाद अहमद। बात समझ में आती है? यहां से आपको बात समझना है। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू
A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। और तीव्रता होती है आयाम के अनुक्रमानुपाती। परिणामी तीव्रता है, परिणामी आयाम है I प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। यह आयाम है I1 प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर। यह तीव्रता है I2 प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर। तो यहां से I कितना आ गया आपका? I आ गया, एक तो फॉर्मूला आ गया A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। यह किसी स्थान पर परिणामी तीव्रता, और यहां से A1 स्क्वायर तो I इज इक्वल टू क्या आ गया? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। बात समझ गए? व्यतिकरण हो रहा है, दो तरंगें जा रही हैं, समान आवृत्ति की जा रही हैं। किसी स्थान पर जिस कला में मिलेंगी, जो भी कला होगी उनके बीच परिणामी तीव्रता उसके अनुसार होगी, कहीं अधिकतम कहीं न्यूनतम। और घटना क्या है? व्यतिकरण। अब आप एक चीज देखिए, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। I अधिकतम होगा, I अधिकतम होगा कब? जब कॉस फाई अधिकतम होगा। जब कॉस फाई अधिकतम होगा और साइन या कॉस का अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है। अर्थात कॉस फाई इज इक्वल टू प्लस 1, और 1 कॉस में किसकी वैल्यू होती है? कॉस 0 की। तो फाई कितना आ गया? 0। 2 पाई बाद वही सेम रिपीटेशन होता है, 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है। जो वैल्यू कॉस 0 की है वही कॉस 2 पाई की है, वही कॉस 4 पाई की है। तो यहां पर जो I का मान अधिकतम है कब है? जब कॉस फाई की वैल्यू प्लस 1 है। तो यहां से I अधिकतम कितना आ गया? I मैक्सिमम कितना आ गया? I आ गया I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। तो I मैक्सिमम कितना आ गया? अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। यह अधिकतम तीव्रता है। और जो व्यतिकरण है कैसा है? समपोषी है। बहुत ध्यान समझना, यहां व्यतिकरण हो रहा है समपोषी। तो आपको यहीं फिर वहीं लेकर चलता हूं मैं, जो हमारे दो फॉर्मूले हैं। गुड इवनिंग अंकित जी। I इज इक्वल टू, चाहे तो मैं ऐसा लिख लूं, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, या I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। और I का अधिकतम मान कब है? जब कॉस फाई कितना लिया हमने? प्लस 1। तो इसमें रख के देखें, I अधिकतम A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। तो I मैक्सिमम इज इक्वल टू A1 प्लस A2 होल स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला आ गया, और अभी निकाला I मैक्सिमम इज इक्वल टू
√I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। हाँ, व्यतिकरण कैसा हो रहा है? संपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण। तीव्रता क्या हो रही है? अधिकतम हो रही है, संपोषी व्यतिकरण। और कब हो रहा है? जब फाई कितना है? फाई है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। फाई कितना है? 2n पाई। जहां n कितना है? 0, 1, 2, 3। जब दो तरंगें समान आवृत्ति की जा रही हैं, जहां जहां उनके बीच कलांतर 0 होगा, 2 पाई होगा, 4 पाई होगा, वहां तीव्रता अधिकतम होगी, परिणामी आयाम अधिकतम होगा और घटना कहलाएगी संपोषी व्यतिकरण। एक रिलेशन होता है डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स, जहां डेल्टा एक्स है आपका पथांतर और डेल्टा फाई क्या है? कलांतर। वो कलांतर ही है, डेल्टा फाई है, दोनों की कलाओं में अंतर। देखिए, ये व्यतिकरण ध्वनि का भी होता है। मैं बोल रहा हूं, दो कैबिनेट लगे हुए हैं और यहां पब्लिक बैठी है, दोनों से ध्वनि तरंगें जा रही हैं। जहां जहां मिलेंगी समान कला में जिन स्थानों पर, वहां तरंग की तीव्रता अधिकतम होगी, मेरी ध्वनि तेज सुनाई देगी। और कहीं मिलेंगे विपरीत कला में, तो वहां तीव्रता न्यूनतम होगी, मुझे ध्वनि कम सुनाई देगी। गुड मुन्ना कुमार जी, आप सीरियस हो गए? बेटा ध्यान रखा करो आप लोग। देखो, यहां पढ़ने के लिए आ रहे हो, आपको कम से कम कहीं कुछ करे ना करे, लेकिन गुरुओं का सम्मान करना सीखो, उनकी शर्म करना सीखो। और आप तो दुआ करें विद्या प्रकाशन के लिए कि उसने ऐसे टाइम पर बच्चों के बारे में इतना सोचा और आपको ये निःशुल्क क्लासेस मुहैया कराई हैं। और जबकि ऐसे टाइम में जहां आपको ट्यूशंस इजीली नहीं मिल रहे, बच्चे परेशान हैं, किसी की आर्थिक समस्या है, किसी की अन्य समस्याएं हैं, ऐसे में यदि आपके लिए कोई क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं तो आपको उसका लाभ लेना चाहिए। ये एंटरटेनमेंट करने के लिए तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं आप, और ये समय भी नहीं है। ये समय तो वो समय है जिस समय आपको अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट देना होता है। 150 डेज के अंदर यदि आपने पूरा मन लगाकर काम कर लिया, इसके बाद आपका भविष्य निर्धारित होगा। अच्छी परसेंटेज आएंगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, नहीं आएंगे आप ऐसे ही घूमते रहेंगे। अच्छी परसेंटेज आ गई तो आप नीट या इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयारी करेंगे, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर बनेंगे। यदि 12th की परसेंटेज ही इतनी कम रह गई कि आप की परसेंटेज के बिहाफ पर जो आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भी नहीं भर पाए, तो आपका जीवन बेकार हो जाएगा। इसलिए इस समय पर तो आपको सभी बच्चों को इस टाइम पर मतलब अपना 100% बेस्ट देना चाहिए, क्योंकि ये 12th वाला समय लौटकर नहीं आता। और सबसे इंपॉर्टेंट क्लास जीवन की 12th ही है। 12th की परसेंटेज आपके हर एग्जाम में काम आती है। आपको एसएससी का एग्जाम देंगे, कोई भी एग्जाम देंगे आगे, तो वहां परसेंटेज काउंट होती है। यदि आप इन 150 डेज के अंदर, मैंने बच्चे ऐसे देखे हैं कि जो सेकंड डिविजनल बच्चे होते हैं क्लास 10th के, वो 80+ परसेंटेज ले आते हैं, जो लास्ट में बहुत मेहनत करते हैं। और कुछ बच्चे फेल होकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। मेरा क्या जाएगा, मैं आपको एक बात समझाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। जीवन तो जो भी बनेगा या खराब होगा आपका होगा। तो कम से कम ये क्लास चल रही है आपको, तो उसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। और यदि आप समझें और आपको लगता है कि आपके लायक क्लासेस नहीं है, टीचर नहीं है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, अपने घर कुछ और काम में लगे। क्योंकि यहां तो आपको मैं अलाउ नहीं करूंगा कि आप यहां बैठ के मेरे सामने चैटिंग कर पाएंगे। मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा या मैसेज बॉक्स को हटाना पड़ेगा आपके सामने से। तो क्लास में आके 5 मिनट यदि हमारे इस बात पर खराब हो कि हम आपको समझाएं कि बेटा पढ़ना किस तरीके से है, तो शर्म की बात है आप लोगों के लिए। कुछ बच्चे इतने अच्छे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, रेगुलर क्लास के अंदर रह रहे हैं, आपको तो और जो बच्चे आते हैं उनको आपको रोकना चाहिए कि हमें डिस्टर्ब मत करो। आप खुद उसमें कभी कभी कुछ बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं फर्स्ट डे से सिंसियरली इसमें काम कर रहे हैं, उनको रिजल्ट दिखाई देगा, ऐसा नहीं है, रिजल्ट दिखाई देगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है और आपको सजेशन भी है और आपके लिए आदेश भी है कि आप इस चीज को विराम दें और अपनी जो बोर्ड पर पढ़ाई चल रही है उस पर ध्यान दें।
तो देखिए यहां पर समपोषी व्यतिकरण कितना, डेल्टा फाई कितना है आपका, डेल्टा फाई है 0, 2 पाए, 4 पाए, 6 पाए। तो यहां मैं रख के देखता हूं, उसमें 0 रखता हूं तो 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स कितना आ गया 0। यदि मैं रखता हूं यहां पर 2 पाए तो क्या आएगा लैम्डा 0, लैम्डा 2, लैम्डा 3 लैम्डा। इन पथांतर पर, ये कलांतर है और ये पथांतर हैं, इन कलांतर पर इन कलाओं में मिलेंगे या उनके, आप देखिए ना, मैं बोल रहा हूं यहां से, मैं बोल रहा हूं कि 2 कैबिनेट हैं, आप यहां खड़े हैं, एक वेव यहां से पहुंची, एक यहां से पहुंची। अब यदि इनके बीच पथांतर 0 है, लैम्डा है, 2 लैम्डा है, इनके जो पथ हैं उनमें यदि अंतर इनमें से कोई है तो वहां ध्वनि क्या सुनाई देगी, तीव्र सुनाई देगी। कोई बच्चा कह रहा था, कुछ पूछना था, क्या पूछना बेटा? भाई थोड़ा मैसेज थोड़ा पीछे करना एक मिनट। कोई बच्चा कुछ कहना चाह रहा था। हाँ अंकित, क्या कह रहे थे? क्या समझ में नहीं आया? चलिए, तो समपोषी व्यतिकरण मैंने समझाया आपको, और यह समीकरण आपको पता हो और समपोषी व्यतिकरण कंडीशंस पता हो। दूसरा है विनाशी व्यतिकरण। इसे बोलते हैं, ओके, इसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वही है आपका आई का जो समीकरण है, आपको याद हो गया होगा, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडरवुड I1 I2 कॉस फाई, या आई इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। दोनों ही समीकरण है। आय न्यूनतम होगा कब? जब कॉस फाई न्यूनतम होगा। कॉस फाई न्यूनतम होगा, और कॉस फाई का न्यूनतम मान, कॉस फाई का न्यूनतम मान कितना है? -1। हां, तो कॉस फाई कितना आ गया आपका? -1, और -1 कॉस में किसकी वैल्यू है? कॉस पाई की। तो कितना हो गया? फाई, पाए, 2 पाई ऐड कर दो, सेम वैल्यू आएगी 3 पाई, फिर 2 पाई ऐड कर दो, पाए, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। इन कलांतर पर आई क्या होगा? न्यूनतम होगा। और आय न्यूनतम कितना होगा? मिनिमम कितना होगा? I1 प्लस I2, इसे रख दिया -1, माइनस 2 अंडरवुड I1 I2, तो आय मिनिमम कितना आ गया आपका? अंडरवुड I1 माइनस अंडरवुड I2 का होल स्क्वायर, या आय मिनिमम कितना आएगा यहां से? A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अब रख के देख लें कॉस फाई को, -1, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। और वो आपको पता ही है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स। यदि डेल्टा फाई की वैल्यू पुट करता हूं मैं, क्या पाए, 3 पाए, 5 पाए, ये वैल्यूज पुट करता हूं, तो रखे देखो, पाई रखेंगे तो कितना आएगा? डेल्टा एक्स लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2। ये कलांतर और ये पथांतर, यदि 2 तरंगे जा रही हैं और उनके बीच में किसी स्थान में मिल रही हैं, और यदि किसी स्थान पर मिल रही हैं, उनके बीच में कलांतर पाई है, 3 पाई है, 5 पाई है, तो वहां तीव्रता न्यूनतम होगी, या उनके बीच पथों में अंतर लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 होगा, तो तीव्रता न्यूनतम होगी।
और घटना को बोलेंगे विनाशी व्यतिकरण। इतनी बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी कि व्यतिकरण हो क्या रहा है, एक संपोषी और एक विनाशी। अरे धन्यवाद अंकित भाई। मैं भी ऐसा नहीं बहुत खुश मिजाज हूं, लोग तो कुछ बच्चे आकर मूड खराब कर देते हैं। मैं इतना गुस्सा करने वाला टीचर नहीं हूं। देखो दिलशाद अहमद भाई भी लगता संभल गए, गुड। अब ऐसे ही बैठना, रोज एक दो बच्चों को समझाना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा व्यतिकरण, ये हो गया हमारा व्यतिकरण। एक संपोषी और एक क्या हो गया, विनाशी। संपोषी, एक क्या हो गया, विनाशी। यहां आई मैक्सिमम होता है और कितना होता है, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, या क्या होता है, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। और कब होता है, जब डेल्टा फाई हमारा 0, 2 पाए, 4 पाए, डैश 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 है। कोई बात नहीं दिलशाद अहमद भाई, बस आगे से मत करना, ध्यान से पढ़ाई करो बस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बच्चे ही तो हो। डेल्टा x इजिकल टू 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, कैसा हो गया, संपोषी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण के लिए √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, या I मिनिमम A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। कब होता है, जब डेल्टा फाई कितना, पाए, 3 पाए, 5 पाए, डेल्टा एक्स कितना, λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, डैश डैश डैश। ये टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नहीं, ये तो अंकित पढ़ा दिया मैंने सारा, मतलब लिखाई तो है केवल ये मैक्सिमम और ये मिनिमम। नहीं, मैंने तो पूरा हरी कश्यप बेटा पिछला आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो, समझ में आ जाएगा। अब पूरा पॉसिबल नहीं है, अब तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया। दिलशाद अहमद जी नंबर दूंगा मैं, लास्ट में दूंगा जब ये लास्ट क्लास चलेगी। तब तक वही बच्चे रुकेंगे जो बहुत समझदार रहेंगे आप जैसे। आपने चेंज किया, अच्छी बात है, नंबर मिलेगा आपको व्हाट्सएप, चिंता ना करें। देखिए यहां पर अब एक बात और समझानी है मुझे। यंग ने जो व्यतिकरण किया, जो प्रयोग किया, एक तो व्यतिकरण के लिए 2 स्रोत हों, स्रोत कैसे हो, कला संबद्ध स्रोत। कला संबद्ध स्रोत का मतलब क्या है कि ये एक स्रोत है, इससे 2 स्रोत बनाए गए हैं। अभी दिलशाद अहमद जी नंबर दे दूंगा तो बढ़ जाएगा और फिर गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के रिवाज शुरू हो जाएंगे। दे देंगे दे देंगे दे देंगे। देखिए कला संबद्ध स्रोत का मतलब क्या है कि मैंने एक कैंडल जलाई और एक कार्डबोर्ड लिया, कोई भी गत्ता ले लिया। वैसे इसके लिए आपको जो स्लिट होती है, जैसे स्लाइड होती है आपका, जो बायोलॉजी में आप करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, उसमें उसको ब्लैक करके उस पर ब्लेड से आप कट लगा दीजिए, वो दोनों क्या बन गई, स्लिट बन गई। बहुत छोटी होती है, बहुत स्मॉल स्लिट होती है। तो खैर मैं आपको अभी सिंपल समझा रहा हूं। कार्डबोर्ड है, ये आपकी कैंडल है, 2 आपने होल कर दिए, तो इस स्रोत एक ही है, इससे दोनों में प्रकाश इससे भी निकल रहा है, इससे भी निकल रहा है। ये स्रोत कैसे हैं, कला संबद्ध स्रोत, जो एक ही स्रोत से बने हैं। यदि मैंने यहां अलग कैंडल, यहां अलग कैंडल, 2 अलग अलग कैंडल लगा दी, तो वो कला संबद्ध स्रोत नहीं है। और कला संबद्ध स्रोत होंगे तभी दोनों की आवृत्ति समान होगी। अब देखो नए आए हैं अब्दुल गफूर जी। अब्दुल गफूर जी कल मिलेंगे आपसे, आज तो टाइम हो गया।
कल आना, हाय हेलो हम भी करेंगे आपसे। तो एक ही स्रोत से पवन नाथ जी रिकॉर्डेड लेक्चर देखना, अभी 5 मिनट पहले आए हो, 1 घंटा पूरा हो गया, लगभग 50 मिनट्स हो गए। रिकॉर्डेड देखना, तब कल आना। अब्दुल गफूरी स्टार्ट हो गए। मुन्ना कुमार दिलशाद समझाओ ने अब्दुल गफूर जी को। जी देंगे, नंबर देंगे शिवांगी, पक्का देंगे। चलिए आज का लेक्चर हमारा पूरा हो गया। कल इसी को हम आगे, जो यंग का प्रयोग था उसे हम स्टार्ट करेंगे।